आज भाई हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल में अभी आप लोग कई दिनों से हम देख रहे हैं। सर, हाँ बोलिए। सर मेरे को तो आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। आवाज सुनाई नहीं दे रही? एक मिनट। अब सुनाई दे रही है? ठीक है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए, अभी इतने दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि हम N2 और H2 को रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी पता होगा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन अमोनिया फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो इस रिएक्शन में हमारा मेन पर्पज होता है अमोनिया का फॉर्मेशन, अमोनिया बनाना। तो देखिए, जो भी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे अमोनिया बनता है भाई, वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं। एक N2 का टैंक होता है, एक H2 का टैंक होता है, और फिर N2 और H2 को रिएक्ट करके हम अमोनिया वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, हमारा मेन पर्पज है अमोनिया बनाना। तो हम वो सभी फैक्टर यहाँ पे चेक करेंगे जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो वो सारे फैक्टर हम इस ली चैटलियर प्रिंसिपल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे ही देखिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा, तो क्या उसके बाद अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारा मेन पर्पज है अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, क्योंकि अपने को मार्केट में अमोनिया बेचना है। जैसे ही अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा टैंक के अंदर, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस टैंक में से अमोनिया को बाहर निकाल देंगे और N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे। कल भी मैंने बोला था, किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए भाई, आप लोगों ने नीट क्वालिफाई कर लिया और आपकी एक बढ़िया सी जॉब लगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जॉब लगी। मान लीजिए क्या हो जाता है कि मान लीजिए किसी दिन आपकी अपने बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है और आपको बॉस जो है जॉब से निकाल देता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना आपका जो जॉब है क्या है, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। आप फिर से जाएंगे अपने बॉस के पास, उससे मतलब बात करेंगे कि या तो आपको जॉब पे वापस से रख ले, या फिर क्या करेंगे, आप नई जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा तो नहीं होगा भाई कोई पार्टी बनाना स्टार्ट कर लेगा, भाई जॉब चली गई, लो लड्डू खा लो, ये कर लो, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है। कल भी मैंने आपको बोला था, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और रिएक्टेंट ऐड करने से कैसी भला चेंज ना हो, लेकिन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो। जैसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो रिएक्शन या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर देगा। ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पज है इस टॉपिक को डिस्कस करने का कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट of any reversible reaction, equilibrium state of any reversible reaction is the most stable state, and if any change is made by adding if any change is made by
changing pressure oblique volume oblique temperature oblique concentration oblique addition of inert material then equilibrium of the reaction will be disturbed and it move either in forward and backward direction to again establish equilibrium and effect of applied change is nullified। ठीक है, तो जब भी भाई आप किसी रिएक्शन में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल कंसंट्रेशन या कोई इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन का डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिएक्शन फिर से क्या करना चाहेगा, अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करना चाहेगा और अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा फिर से अपने इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास कंसंट्रेशन और मोल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और मोल। देखो भाई कंसंट्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा वही मोल का इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant reaction will move in forward direction। ठीक है, and on increasing ठीक है, on increasing the concentration of product reaction move in backward direction। ठीक है, तो इफेक्ट और चेंज हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहला इफेक्ट है अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो मेरा रिएक्शन भाई कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, क्या चेंज आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यही आएगा। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं तो रिएक्शन कहां पे आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो रिएक्शन कहां पे आएगा, बैकवर्ड में। और इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं तो मेरा रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन कोसेंट में। अब हमारा काम है भाई प्रोडक्ट बनाना, अपने को मार्केट में प्रोडक्ट बेचना। तो सबसे बेस्ट जो सुटेबल कंडीशन है अपने पास, क्या करते जाइए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाइए और जो भी प्रोडक्ट बनता जाएगा उसको वहां से हटाते जाइए। ठीक है, क्लियर है। तो लिखेंगे मोस्ट
suitable condition in term of concentration for any reaction is increase of concentration of reactant and continuously removal of product. सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है अपने पास? अपने को मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है, तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे। प्रोडक्ट जैसे ही बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट को वहां से कंटिन्यूअसली रिमूव करते जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे बेस्ट कंडीशन है अपने पास दिस। ठीक है, जैसे मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं, अब हम इसको प्रूव भी करते हैं कि क्या सच में है। तो रिएक्शन है मेरे पास A + B गिव C + D, ये है मेरे पास रिएक्शन। ठीक है, और अगर मैं इसका Q लिखूं तो Q क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का भाई? C कंसंट्रेशन D कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A कंसंट्रेशन इनटू B कंसंट्रेशन। A मेरा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो वही मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, मुझे प्रोडक्ट बनाना है। तो मान लीजिए A मेरा रिएक्टेंट है, तो अगर मैं A की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं, अगर मैं A की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं तो Q की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और अगर Q की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कल ही हमने पढ़ा था Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम Kc। If Q is less than Kc, then reaction will move in forward direction. ठीक है, इसी तरह C और D में क्या है? प्रोडक्ट। अगर मैं किसी भी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने C की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, C की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से Q की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और अगर Q की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दिस Q इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, Q इज ग्रेटर देन Kc। याद करो, अगर Q रिएक्शन कोसेंट के इक्विलिब्रियम से ज्यादा होता था तो हमारा रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट कब जितना ज्यादा बनेगा? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा फिर क्या होगा? उसके बाद प्रोडक्ट का बनना स्टॉप हो जाएगा। तो क्या कर लीजिए? उसको वहां से निकाल लीजिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाइए। तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। ठीक है, इसमें भी जैसे एक प्रॉब्लम है आपके पास, A plus 2B give C
C प्लस D सॉल्ट, ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको गिवन इसको ये सॉलिड और ये गैस, आपसे बोल रहा है लिखेंगे रिएक्शन लिखेंगे, दिस reaction is already at equilibrium, full stop। फिर बोल रहा है equilibrium of the reaction is disturbed, and at new equilibrium concentration of B is double of initial concentration of B is double of initial concentration at equilibrium, full stop। आगे बोल रहे हैं what will be new concentration of C, at equilibrium compared to original equilibrium। What is the concentration of C at equilibrium compared to original equilibrium? तो करिए भाई जल्दी से और बताइए मुझे। इस तरह के क्वेश्चन भाई यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया आप? केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? केसी सी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, डी और ए ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? यूनिटी। इतना तो सबको पता ही चल गया होगा। तो ये तो था। अब देखिए आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया और एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया रिएक्शन में। तो केसी तो क्या है भाई? केसी तो कांस्टेंट, और मैंने बोला था केसी ओनली चेंज विद टेम्परेचर। केसी सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज करने से चेंज होता है। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर की बात नहीं की गई है, जिस भी चीज की बात नहीं की गई है मतलब कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, दिस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सेकंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि केसी तो क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, कांस्टेंट है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो केसी भी क्या होगा, इसके लिए और इसके लिए इक्वल होगा। तो इस तरह से भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। केसी एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वल टू केसी एट सेकंड इक्विलिब्रियम। अब जो भी आपको गिवन है वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें। इनिशियल आपके पास मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन थी x, b का कंसंट्रेशन था y, मान लीजिए इक्वल टू इसकी जो नई कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, मान लीजिए x डैश, ठीक है। और b की कंसंट्रेशन बोल रहे हैं डबल हो चुकी है, तो ये क्या हो गई होगी 2y। तो यहां से मेरे पास y से y कैंसिल, तो यहां से आ गया मेरे पास x डैश इज इक्वल टू 4x। तो क्या हो गया भाई, जो आपके पास कंसंट्रेशन थी
ठीक है, 4 टाइम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यही रूल है भाई इस तरह के रिएक्शन, इस तरह के प्रॉब्लम को करने का। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो Kc एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वल टू Kc एट सेकंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है? तो इसको कॉपी करिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ। ठीक है, सेकंड है भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का भी हम इधर ही देख लेंगे भी साथ, प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। प्रेशर का पता चल गया तो वॉल्यूम उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो जब भी भाई आपको प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट चेक करना है तो सबसे पहला काम है आपका रिएक्शन का टाइप पता करना। रिएक्शन का टाइप पता करने से क्या मतलब है, मेरे पास 3 तरह के रिएक्शन हमने पढ़े थे, डेल्टा Hg इक्वल टू 0, डेल्टा Hg ग्रेटर देन 0, डेल्टा Hg लेस देन 0। ठीक है, तो टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक द टाइप ऑफ रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन? अगर अपने को टाइप ऑफ रिएक्शन पता चल गया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा वहां पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा वहां पे। ठीक है, तो लिखेंगे टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, वी शुड नो the type of reaction, we should know the type of reaction, that is delta Hg equal to 0, delta Hg less than 0, delta Hg greater than 0। सबसे पहले ये चीज आपको चेक करनी है, ध्यान से सुने सभी। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट चेक करने के लिए पहले आपको रिएक्शन का डेल्टा Hg फाइंड आउट करना है। डेल्टा Hg फाइंड आउट करने के बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम करते हैं डेल्टा Hg इक्वल टू 0, डेल्टा Hg इक्वल टू 0, डेल्टा Hg इक्वल टू 0 मेरे पास एग्जांपल है H2 प्लस I2 गेव 2HI। ठीक है, तो 2HI, तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, QP, और QP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HI की पावर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ I2। बताइए अभी QP लिख रहे हैं, क्या कहीं यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर इन्वॉल्व होगा? पहले हम प्रेशर चेक कर रहे हैं। QP प्रेशर कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे होगा कहीं मल्टीप्लाई। देखो भाई, क्या प्रेशर से ही इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होगा? देखो पावर ऊपर भी इक्वल है, नीचे भी इक्वल है, तो प्रेशर कहीं भी नहीं आएगा। अगर प्रेशर नहीं आ रहा है तो केसी में वॉल्यूम भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें पावर क्या होगा, ऊपर और नीचे इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में कहीं प्रेशर ही नहीं आ रहा है तो डेल्टा Hg 0 टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब आप प्रेशर कम करो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेशर का पता चलेगा तो वॉल्यूम उसका हो जाएगा। और यहाँ पे ना तो प्रेशर आएगा ना वॉल्यूम आएगा। अगर भाई उस डेरिवेशन में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वॉल्व ही नहीं है तो चाहे आप प्रेशर
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लिखेंगे इसमें, ये लिखिए, फिर उसके बाद लिखेंगे इसमें सिंस Q is not affected by change of pressure oblique volume. Since Q is not affected by change of pressure oblique volume, which mean equilibrium of the reaction is not affected. Which mean equilibrium of the reaction is not affected. Therefore, for delta Ng, zero type of reaction. Therefore, for delta Ng, zero type of reaction are independent from pressure oblique volume. Delta Ng, zero type of reaction are independent from pressure oblique volume. क्लियर है सबको? सिर्फ आपका जो Q है ये डिपेंड नहीं कर रहा है प्रेशर और वॉल्यूम पे। आप प्रेशर जितना मर्जी, वॉल्यूम जितना मर्जी बढ़ाओ कम करो, Q के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर Q के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है तो डेल्टा Ng जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड डेल्टा Ng लेस देन 0। ठीक है, डेल्टा Ng लेस देन 0, जैसे एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 गेट 2NH3, यही होगा। ये मेरे पास डेल्टा Ng -2 होगा इसके लिए, तो डेल्टा Ng लेस देन 0 क्यों बढ़ रहे हैं? तो अगर इसके लिए QP लिखिए तो QP क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 की पावर 3। अब बताइए मुझे, QP लिख रहे हैं आप, अगर मैं QC लिखता तो वॉल्यूम कहाँ था? यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे पावर 2, तो वॉल्यूम मतलब 20 स्क्वायर ऊपर आता कि नहीं आता? बोलिए, 20 स्क्वायर ऊपर आता नहीं अगर मैं QC लिखता। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ QP, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो अगर QC में वॉल्यूम ऊपर आना था तो QP में प्रेशर कहाँ पे आना है? नीचे। और किस पावर के साथ? Q पावर के साथ। और ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर, ये आ जाएगा। बोलो सभी भाई, ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब हम देख रहे हैं प्रेशर का इफेक्ट। देखो प्रेशर इन्वॉल्व है इसमें। अगर PT को मैं इंक्रीज करूं, प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करूं तो QP क्या हो जाएगा? बोलिए मेरे साथ सभी, QP क्या हो जाएगा? ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, और QP is less than K equilibrium। बोलो ये हो जाएगा, तो QP कम हो रहा है मतलब QP is less than K equilibrium, तो इसका मतलब रिएक्शन will be moving forward direction। और ये तो देख लिया मैंने प्रेशर का। अगर मैं यहाँ पे QC लिखता, ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पे QC लिखता तो यहाँ पे क्या आता? V स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता तो QC बढ़ता, इसका मतलब QC इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन विल बी मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब डेल्टा Ng जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके लिए मैं कोड दे रहा हूँ सबको। कोड है मेरे पास HPLV। मतलब डेल्टा Ng जीरो टाइप ऑफ रिएक्शन आर वेस्ट
सुटेबल एट हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखेंगे पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कोड है भाई इसके लिए। लिखेंगे सिंस डेल्टा एनजी लेस देन 0, डेल्टा एनजी लेस देन 0, types of reaction are best suitable at high pressure and low volume। बेस्ट कंडीशन क्या है भाई, डेल्टा एच लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए HPLV हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। पर टाइप ऑफ रिएक्शन है मेरे पास डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। क्या है भाई, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 में एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि बच्चों जो भी एग्जांपल हमने किए थे 99% क्वेश्चन इन्हीं में से रहते हैं जो मैंने कराया। N2O4 give 2NO2, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो लिखिए इसके लिए QP क्या हो जाएगा इसके लिए, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज QP फॉर दिस रिएक्शन? अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4। अब देखिए प्रेशर कहां पे आएगा भाई, ऊपर या नीचे, बताइए प्रेशर कहां पे आएगा, ऊपर। क्या पावर आएगी प्रेशर की, 1। और टोटल नंबर ऑफ मोल कहां पे आएंगे, नीचे। तो हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, वॉल्यूम का उसका अपोजिट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखिए सभी, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो क्या हो जाएगा भाई, QP की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसका मतलब QP इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, बोलो यही होगा। और QP इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन कहां पे चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बोलो यही होगा। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड में जा रहा है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने से, अभी वॉल्यूम इंक्रीज करने से कहां जाएगा, फॉरवर्ड में, यही होगा। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होता है। तो कोड क्या है भाई हमारा इस तरह के रिएक्शन के लिए, LPHV, ये है हमारा कोड। कौन से रिएक्शन के लिए, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल कंडीशन जो है इनके लिए, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। ठीक है, कॉपी करिए, फिर चलते हैं हम। इसमें भी एक प्रॉब्लम आई है जो 5-6 टाइम आ चुकी है, वैसे हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं, तब तक मैं इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो तीनों रिएक्शन को कंपेयर कर लीजिए, ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट चेक करने के लिए आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पहले चेक करना, कौन सा टाइप, डेल्टा एनजी 0, डेल्टा एनजी लेस देन 0 या डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन पे मूव करेगा। और बेस्ट सुटेबल कंडीशन तो मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है प्रेशर वॉल्यूम पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। और ये डेल्टा एनजी लेस देन 0 हाई प्रेशर लो वॉल्यूम, और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 लो प्रेशर हाई वॉल्यूम। ठीक है,
इसको चेक करिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें क्वेश्चन। रिएक्शन आपको यही गिवन है अभी, कौन सा, दिस वन। ये रिएक्शन गिवन है, N2O4 will change into 2NO2। आगे बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन at 4 atm pressure, degree of dissociation at 4 atm pressure is 1/2, is 1/2, full stop। calculate the degree of dissociation, calculate, sorry ऐसे लिखना, calculate the pressure at which its degree of dissociation will be 3/4, calculate the pressure at which its degree of dissociation will be 3/4। रिएक्शन क्या थी भाई आपकी, N2O4 गैस will change into 2NO2। अब आपको क्या बोला है, अच्छा एक और चीज, इसका Kp का एक्सप्रेशन हमने 2-3 दिन पहले ही कैलकुलेट किया, और मैंने बोला भी था कि ये 2-3 जो रिएक्शन है इनके लिए याद ही रखें। इसका Kp का जो एक्सप्रेशन था, याद है किसी को, 4 अल्फा स्क्वायर P डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यही था, है भी, है किसी को याद, भूल गए आप लोग, ठीक है। तो ये था आपके पास Kp का एक्सप्रेशन। अब देखिए फर्स्ट में आपको, अब Kp तो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होगा। आपको क्या गिवन है, अल्फा 1 इज 1/2 और P1 इज इक्वल टू कितना था, 4 atm, अल्फा 2 गिवन है आपको 3/4 और P2 आपको 5 करना है। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे रिएक्शन को कैसे किया जाता है, इक्विलिब्रियम at first condition equal to equilibrium at second condition because Kp is remain constant, temperature is constant, temperature constant है तो Kp की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 अल्फा 1 स्क्वायर P1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 का होल स्क्वायर, दिस इज एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम is equal to 4 alpha 2 divided by 1 minus alpha 2 का, this is at second equilibrium। ठीक है, यही ट्रिक से मैं इस तरह के क्वेश्चन को करना है, इक्विलिब्रियम एट फर्स्ट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम ऑफ सेकंड। बाकी आपको गिवन है 4 से 4 का है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से P2 की, किसकी वैल्यू आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए और बताइए मुझे।
ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करने के लिए अपने को रिएक्शन का थर्मोडायनामिक नेचर पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक नेचर का मतलब क्या समझते हैं आप? डेल्टा एच की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखेंगे टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर we should know thermodynamic nature. We should know thermodynamic nature, that is delta H of reaction, ठीक है। आपको डेल्टा H की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू गिवन होगी। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक, इसका मतलब हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। और डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव तो रिएक्शन का नेचर हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और इसका मतलब हीट रिलीज, ठीक है। कई बार अपने को मान लीजिए डेल्टा H की वैल्यू नहीं दी है, तो जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? इनको हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। मतलब डेल्टा H की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर। लिख लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट high temperature and exothermic reaction are best suitable at low temperature, ठीक है। क्लियर है सबको? लास्ट है अपने पास इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए इनर्ट था, तो ये 4, तो ये लास्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल क्या होता है? इनर्ट का मीनिंग क्या होता है? जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता हो। तो इनर्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो रिएक्शन के अंदर ना तो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे ना ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करे। तो लिखेंगे सबसे पहले इनर्ट मटेरियल क्या होता है? एनी मटेरियल which does not react with any of the reactant or product present in the reaction is known as
is known as inert material. इनर्ट मटेरियल। अच्छा, जब आप बाहर से कोई इनर्ट मटेरियल किसी रिएक्शन में ऐड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल भाई चेंज होंगे। तो ये चीज भी नोट करा के लिखेंगे या पॉइंट करा के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल टोटल नंबर ऑफ मोल, total number of mole increase, total number of mole increase। इनर्ट मटेरियल ऐड होने पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। अगर मोल चेंज होंगे तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखेंगे, टू नो द इफेक्ट ऑफ, to know the effect of addition of inert material, effect of addition of inert material, types of reaction, types of reaction में ब्रैकेट में लिख देंगे डेल्टा एन जी, types of reaction as well as condition should be checked, types of reaction as well as condition should be checked। इनर्ट मटेरियल का इफेक्ट चेक करने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है, एक तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सेकेंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन पे हो रहा है? कंडीशन से मेरा क्या मतलब है कि अगर वॉल्यूम, यहाँ पे दो कंडीशन गिवन होगी, इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड हो रहा है या इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड हो रहा है। तो अगर आपका इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐड होगा तो किसी भी टाइप का रिएक्शन हो जाए, डेल्टा एन जी 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी भी टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, कंडीशन में डालेंगे, कंडीशन में डालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, no effect of addition of inert material at constant volume, at constant volume for any type of reaction, no effect of addition of inert material at constant volume for all type of reaction। all type of reaction का मतलब क्या है? चाहे डेल्टा एन जी 0, चाहे डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, चाहे डेल्टा एन जी लेस देन 0। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो नो चेंज। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट मटेरियल ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होगा किसी तरह से। सेकंड है भाई अपने पास एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, कि जो आप इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन तब तो नो चेंज। सेकंड, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
जैसे में प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास है N2O4 give 2NO2, तो इसके लिए QP लिखेंगे। तो QP क्या जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 इनटू क्या जाएगा अभी, PT डिवाइडेड बाय NT, ये क्या जाएगा, NT मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल। अब आपको क्या चेक करना है, आप प्रेशर का इफेक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, आप इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं। इनर्ट मटेरियल ऐड होने से क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करते हैं। तो ये है आपके टोटल नंबर ऑफ मोल। तो आपने इनर्ट मटेरियल ऐड किया कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और हम चेक कर रहे हैं डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, इनर्ट मटेरियल से टोटल नंबर ऑफ मोल इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब Qp की वैल्यू डिक्रीज करेगी, दैट इज Qp इज लेस देन K इक्विलिब्रियम, और Qp इज लेस देन K इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह थर्ड है मेरे पास यहाँ पे डेल्टा Ng लेस देन 0, ठीक है। थर्ड है मेरे पास डेल्टा Ng लेस देन 0। तो डेल्टा Ng लेस देन 0 टाइप में अगर आप इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, और अगर QP कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 की पावर 2, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 की पावर 3 इनटू क्या हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल की पावर आ जाएगी आपके पास 2, और ये आ जाएगा आपके पास 8। तो आप इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो NT टोटल नंबर ऑफ मोल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने पर तो QP की वैल्यू भी क्या करेगी, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब QP इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, मीन आवर रिएक्शन इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर है भाई, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हमने वो सारे फैक्टर डिस्कस किए जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनको कॉपी करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको कॉपी करिए।